अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आज बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में। हम छिंदवाड़ा और पांढुना दोनों जिलों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रतिक्रिया कि हमारा जो छिंदवाड़ा है, हमने इसे बहुत कुछ समझा भी है। अब छिंदवाड़ा से ही कटकर एक पांढुना बन चुका है। समानताओं की बात करें तो छिंदवाड़ा का ही हिस्सा रहा है। जो हम पांढुना की बात करें, एक पहली प्रतिक्रिया छिंदवाड़ा और पांढुना को लेकर आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और पांढुना सौसर जो क्षेत्र है इसकी मेजर कनेक्टिविटी नागपुर से थी। जो इंडस्ट्रीज़ और जो बाकी सेक्टर्स हैं जो पांढुना क्षेत्र में थे वो ज़्यादातर नागपुर या भोपाल की ओर ही कनेक्ट होते थे। जो हमारा बचा क्षेत्र है, चाहे कोयले का हो, कपास सौसर में मेजर होता है, लेकिन आज छिंदवाड़ा में भी उसकी अवेलेबिलिटी और पूरे देश में आज इंडस्ट्री हो, किसी भी टर्शरी या किसी भी सेक्टर की बात करें तो मूवमेंट या ट्रेड के लिए मूव करना किसी भी गुड्स को, वो कोई मुद्दा नहीं बचा। जहाँ तक बात आती है कि जिला बनाने की, तो वो बहुत लंबी मांग थी उस क्षेत्र की और उसी को चलते वो निर्णय लिया गया। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ छिंदवाड़ा और पांढुना के संबंधों में असर आया, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस आए। दीपक सक्सेना फाउंडेशन क्या योगदान? देखिए, ये हमने अभी इसी एक साल हमें होते आ गया दीपक सक्सेना फाउंडेशन बनाया है। हमारा एम है कि जो युवा वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनके एजुकेशन और हेल्थ की ओर हम काम कर रहे हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे या जो हमारी बहनें हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण अपनी एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते और एक समय आने के बाद परिवार की परिस्थिति के कारण वो कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं, किसी काम में चले जाते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म देना, ये हमारा काम है। विमेन की हेल्थ की तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये कोशिश है कि कम से कम जिले के लेवल पे कोई परिवार ऐसा ना रहे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रहे। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। तो आपसे लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो नेक काम कर रहे हैं, आप तक पहुंच आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और किन विषयों को लेकर आप उनके सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारी पूरी एक टीम है। मैं खुद उस टीम का इस पूरे फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ और मैं डायरेक्ट खुद कनेक्टिविटी रखता हूँ और जहाँ भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हम हमारी टीम को भेजते हैं। उन प्रॉब्लम्स को समझ के क्या हमारे तरफ से हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं वो पूरा करते हैं और कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत आती है मेडिकल की भी, तो वो भी पूरा कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हमारी टीम करती है और हमारे फ़ोन नंबर्स हमारी टीम के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं फाउंडेशन से। क्या क्या ज़रूरतें होती हैं छिंदवाड़ा के लोगों की, यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के युवाओं की? देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने आपको कहा, एक शिक्षा का एक क्षेत्र है। कई गांव ग्रामीण अंचलों में जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एजुकेशन 12th तक तो कंप्लीट करते हैं, उसके आगे परस्यू नहीं करते। एक करियर गाइडेंस नहीं है, साथ ही साथ उनके लिए कोई काउंसलिंग सिस्टम नहीं है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। उनको अगर भोपाल जाना है, उच्च शिक्षा के लिए कुछ कमी पड़ रही है, वो सब फाइनेंशियल सपोर्ट करने का काम भी हमारा फाउंडेशन करता है। तो प्रतिभाएं तो निकल रही होंगी साहब? अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, आने वाले समय अभी भी खैर ये सब चीज़ें चालू हैं काम, और आशा है कि भगवान इस लायक बना के रखेगा कि अंतिम सांस तक ये काम जारी रहे और समाज के लिए काम आ पाए, इसके लिए प्रयास ये हो रहा है। बिल्कुल, थोड़ा नज़दीक रखिएगा आप माइक। हम इस विषय पर फिर आएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं जुगनू फूड्स की ओर। जुगनू फूड्स क्या है ये? देखिए, सन 2013 में हमने एक कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम है जुगनू फूड्स। जुगनू जो ब्रांड है, ये मेरे पिताजी ने इसको एक ब्रांड के रूप में छिंदवाड़ा में इस्टेब्लिश किया और आज की डेट में छिंदवाड़ा में ये सिनोनिमस हो गया है दीपक सक्सेना परिवार के साथ। इसी क्रम में 2012-13 में मैंने ये इंडस्ट्री चालू करी, जुगनू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम पार्ले के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पार्ले की लगभग इंडिया में 130 यूनिटें हैं जो उनके लिए बिस्किट्स बनाती है और इसी श्रृंखला में मैं भी, हम 4 टाइप के बिस्किट्स बनाते हैं पार्ले के लिए, क्रैकजैक, मोनाको, पार्ले जी और पार्ले जी चॉकलेट वेरिएंट। तो ये इसका हम यहाँ पे हमने प्लांट छिंदवाड़ा में ही लगाया। एक लंबे एजुकेशन के लिए मैं बाहर रहा, 11-12 साल मैंने स्टडीज़ में मैं बाहर था। आने के बाद मन में ये था कि छिंदवाड़ा में ही कुछ करना है, परिवार भी चाहता था कि छिंदवाड़ा रहें और यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार कैसे बने वो भी एक दिमाग में था।
तो हमने ये इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करी और आज बड़ी खुशी होती है बताते हो कि लगभग 480 से 500 परिवार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हैं और लगभग 1500 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री आपने यहाँ पर स्थापित की और जाहिर तौर पर है जब इंडस्ट्री की बात होगी तो रोजगार उससे सृजित होंगे। इसकी जो आपके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी यूनिट लगाई जाए, पार्ले बड़ा ब्रांड है और आप बता रहे हैं कि नमकीन से लेकर चॉकलेट तक आप सारे जो ब्रांड बनाते हैं, तो कैसे मन में विचार कैसे आया और भविष्य में क्या प्लान है? क्या ये जो आप 1500 लोगों की बात कर रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या आगे बढ़ सकती है? देखिए, जब ये विचार वापस आने के बाद जब ये विचार आया कि छिंदवाड़ा में कुछ करना है, तो जो भी एक स्मॉल टाउन होता है, तब 2012 में छिंदवाड़ा आज जिस मुकाम पे है इससे छोटा था और राजनीतिक परिवार से होने के कारण एक पहले ही टैग हो जाता है कि आप किस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग आपको जज करने लग जाते हैं। और हमने फिर प्रयास करा कि हम पार्ले से संपर्क करें और पार्ले से जब हमने संपर्क करा तो हमें 2 साल लगे उनसे लेटर ऑफ इंटेंट लेने में। और आज की डेट में मध्य प्रदेश के जो वन ऑफ द बिग कैपेसिटी प्लांट्स हैं उनमें से हम एक हैं। फूड इंडस्ट्री में मेरी रुचि रही है, मैं खुद भी फर्स्ट पूरे मेरे फैमिली में पहली बार ऐसा कोई हो रहा है कि किसी ने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी है, तो मैं फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ अपने पूरे परिवार में। और फूड इंडस्ट्री चूँकि मेरा एक पैशन भी है और एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो छिंदवाड़ा में अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमारे यहाँ वी आर द लार्जेस्ट ग्रोअर, हमारे यहाँ मेज़ सबसे ज़्यादा होता है, मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड जो स्टार्च इंडस्ट्री और स्टार्च से रिलेटेड कोई भी एंसिलरी यूनिट्स जो हैं वो सारी इसमें यहाँ छिंदवाड़ा में स्टैब्लिश हो सकती हैं। कपास का बहुत बड़ा एरिया है और भी कई प्रकार के उद्योग हमारे यहाँ लग सकते हैं और जो फूड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज मोहन यादव जी की सरकार ने पहली बार 2003 के बाद ऐसा हुआ है कि 18 सेक्टरों की पॉलिसीज को टेलर कस्टम मेड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये करा इसलिए गया है क्योंकि एक सिंगल अम्ब्रेला पॉलिसी हर सेक्टर को केटर नहीं कर सकती। तो बहुत डीपली मोहन यादव जी की सरकार ने इसको टेलर मेड किया है, सेक्टर स्पेसिफिक। सिंगल विंडो सिस्टम आज असिस्टेंस मिल रहा है और सिंगल विंडो सिस्टम को एक्चुअल धरातल पे एनालाइज करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बाहर की बड़ी कंपनी के लिए मध्य प्रदेश आने के आज रास्ते इसलिए ज़्यादा खुल जाते हैं क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। लीगल लॉ ऑफ लैंड जो है इसका कंप्लाइंस को आज मिनिमाइज करने का काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है और इंडस्ट्री से रिलेटेड और आम नागरिकों के लिए भी कई ऐसे कानून थे जो केवल कागजी कार्रवाई पे थे, उन सबको अबॉलिश करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इन सब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक गति मिलती है। रही बात फाइनेंशियल एड की, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसकी इंक्यूबेशन फेज में इंडस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तो जैसा एक बच्चा पैदा होता है और शुरुआती 5 साल में बच्चे की केयर करना पड़ता है, वैसे एक इंडस्ट्री का इंक्यूबेशन फेज है कि उसका एक 5 से 7 साल का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस समय अगर उसको फाइनेंशियल एड मिले तो वो इंडस्ट्री फ्लरिश करती है और कहीं ना कहीं इस ओर माननीय मोहन यादव जी की सरकार कार्यरत है। और बहुत गर्व से मैं ये कह सकता हूँ कि आज सारी इंडस्ट्री को ऑन टाइम फाइनेंशियल एड मिल रही है, सिंगल विंडो सोल्यूशन मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम देश के दिल में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश देश का सेंटर है। एक इंडस्ट्री में हब और स्पोक मॉडल होता है। अगर आप देश के सेंटर में बैठे हैं, पूरे देश को आप सेंटर से बैठ के केटर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट जगह है आज हमारे लिए और आपको मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के दिल में बैठे हैं। तो छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और देश का एपी सेंटर भी होता है। बिल्कुल, देश का दिल है मध्य प्रदेश और जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का दिल छिंदवाड़ा है। हम छिंदवाड़ा की बात करें, कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, कॉर्न सिटी की आप बात कर ही रहे हैं। अब जब 18 पॉलिसी लागू हो गई हैं तो आपको क्या लग रहा है कि छिंदवाड़ा में कौन कौन से इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और अगले 5 साल के भविष्य की बात करें तो किस तरह का भविष्य रहेगा छिंदवाड़ा का? देखिए, बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का आना किसी भी एरिया के ग्रोथ के लिए। जॉब क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन से मनी फ्लो होता है इकोनॉमी में। ये एक पूरी साइकिल है। एक इकोनॉमी वाइज इसको एनालाइज करेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब जॉब क्रिएशन होगा, मनी का फ्लो होगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ग्रोथ वहाँ से ड्राइव होती है। आज हम जीडीपी की बात करें या पर पर्सन पर कैपिटा इनकम की बात करें,
इस ओर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कार्यरत है। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में मैं आज ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई आईटी का बहुत बड़ा सेक्टर खुल सकता है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। कई ऐसी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हमारे यहाँ पार्क स्टैब्लिश पांडवना में हुआ है। और छिंदवाड़ा में अभी लगभग 225 एकड़ में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क हमारे चौरी क्षेत्र में आ रहा है। छिंदवाड़ा का खुद का तीसरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होकर रेडी हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के लिए पूरी गवर्नमेंट की एक अलग मशीनरी काम कर रही है कि कैसे कस्टम स्पेसिफिक सोल्यूशन भी देने को आज मोहन यादव जी तैयार हैं। आप चूंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक मेरा ये सवाल है, एक बेहद बहुत ही युवा के लिए, एक जो इंजीनियरिंग कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, कि वो छोटी सी यूनिट लगाना चाह रहा है, छिंदवाड़ा उपयुक्त है उसके लिए? जो सरकार की पॉलिसी है उसका लाभ वो कैसे ले सकता है? देखिए, मैं तो ये भी आपको कहूँगा कि आज जितने आईटी इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स निकल रहे हैं देश में, आज हम सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं का मतलब, आज हमारे यहाँ से इंडिया से पढ़ा हुआ युवा सबसे ज़्यादा इंजीनियर बन के यूके यूएस में काम कर रहा है। और जो नया ट्रेंड आया है वर्क फ्रॉम होम, छिंदवाड़ा अकेले में मेरे नॉलेज में कम से कम 50 ऐसे युवा हैं जो कंप्यूटर साइंस या आईटी के इंजीनियर्स हैं, बीटेक बीई एमबीए करे हुए हैं, खुद का स्टार्टअप चालू करके छिंदवाड़ा से ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी अपनी क्लाउड सॉल्यूशंस हैं और लगभग वो 8 से 10 देशों को आईटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं छिंदवाड़ा में बैठे हुए। तो ये अपने आप में एक आयाम है और एक मुकाम हासिल किया है उन सारे युवाओं ने। तो छिंदवाड़ा में अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और छिंदवाड़ा बिल्कुल सेट मॉडल है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लोग इतने वेलकमिंग हैं, किसी प्रकार की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट सूटेबल इंडस्ट्री के लिए कोई एनवायरनमेंट हो नहीं सकता। यानी कह सकते हैं कि उद्योग छोटा सा भी लगाना हो तो छिंदवाड़ा में लगाइए। एक बार जोरदार तालियां। और हम यही समझने की प्रयास कर रहे हैं जो बारीकियां हैं। आप राजनीतिक परिवार से हैं, थोड़ी सी राजनीति की चर्चा कर लेते हैं। आपका व्यक्तिगत रूप से बात करें हम, आपकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही? देखिए, मेरे पिताजी का एक लंबा संबंध रहा कांग्रेस से। 7 बार कंसेक्यूटिव 7 लगातार चुनाव उन्होंने सन 90 से लेके 2018 तक, जिसमें 4 बार वो छिंदवाड़ा के एमएलए रहे। मैं हमेशा पिता के राजनीतिक करियर में एक पीछे रहकर एक पुत्र की भूमिका में था, पर चूंकि मेरी आइडियोलॉजी कभी कांग्रेस से मैच नहीं करती थी, अलाइन नहीं करती थी, तो मैंने अपना राजनीतिक सफ़र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके चालू किया। मैं एक्टिव भी पॉलिटिक्स में तब हुआ जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। और चूंकि मैं आइडियोलॉजिकली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलाइन करता हूं, और आज हम सबको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है, पूरी दुनिया उनकी ओर देख रही है। और आज भारत को जो पहचान मोदी जी के समय मिली है, वो पूरे प्रधानमंत्री पहले के भी मिला लें उनका कार्यकाल देखें। मैं किसी के कार्यकाल को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सबने अपने अपने समय पे अपने अपना योगदान दिया राजनीति और देश को बनाने के लिए। पर आज सर्वोच्च अगर कोई भारत का कहीं नाम है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबसे ज़्यादा सम्मान कभी रहा है, तो वो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के समय में रहा है। और मैं आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबको आज गर्व महसूस होता होगा कि आज हमारा देश जिस लेवल पे पहुंचा है, उसके पीछे ये पिछले 2014 से लेके आज तक का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत का है। और जब मैं अपने आप को इससे कनेक्ट किया और अपने आप को इस आइडियोलॉजी से अलाइन कर पाया, तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पार्टी स्विच करूंगा। जिस दिन मैंने स्विच किया था, कई आपके मीडिया साथियों ने मेरे से पूछा कि आपके पिताजी का निर्णय क्या है। मेरा उस समय पहला जवाब ये था कि मैं आज जब घर से निकला हूं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकला था, और मैंने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया कि आप मेरे साथ आएं। पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि सच्चाई का साथ देते हुए उनने भी भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया, और जनता के आशीर्वाद से और हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक कार्यकर्ता के नाते और जनता के आशीर्वाद से पहली बार आम चुनाव में हमने अपना सांसद के रूप में विवेक बंटी साहू जी को पाया है। मेरे सामने जो अजय सक्सेना बैठे हुए हैं, ये समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं।
भविष्य के अजय सक्सेना जी कैसे होंगे, किस रूप में हम उन्हें देखेंगे? क्या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखेंगे अजय सक्सेना जी? देखिए, मैं राजनीति में आज एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी जो दायित्व देती है उसका मैं निर्वहन करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी हों या हमारे सांसद हों या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, जो भी मुझे कार्य दिया जाता है उसको मैं निर्वहन करता हूँ, उसको मैं निभाता हूँ। आने वाले समय में मेरी रूपरेखा क्या रहेगी ये पार्टी निर्णय लेगी। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका उद्देश्य समाज के लिए सेवा करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पद मिले। पद के बिना भी आप एक सेवा भाव लेके कार्य करना चाहिए आपने, और इसी ओर हम सब कार्यरत हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कल को कोई पद मिलेगा तो ही काम करेंगे। पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल होने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हैं, खुश हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हैं और कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं जी। अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दो विधानसभा के चुनाव बंटी साहू लड़े थे यहाँ पर बतौर विधायक प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की ओर से। क्या 2028 का जो मुकाबला है वो कमलनाथ जी वर्सेज अजय सक्सेना को देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व और एक पूरी कमेटी बैठ के ये तय करती कि पार्टी का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेहरा कौन होगा। तो जो लड़ने वाला होता है उसको खुद को भी अंतिम दिन तक, जब तक उसका नाम डिक्लेयर ना हो जाए, ये पता नहीं होता है कि चुनाव लड़ेगा कौन। जैसा कि मैंने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना हम सबका दायित्व है। कमलनाथ जी 28 का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये जवाब वो खुद देंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी, चूंकि छिंदवाड़ा के वर्तमान विधायक हैं और 2023 से अभी तक जो उन्होंने समय यहाँ छिंदवाड़ा की विधानसभा में बिताया, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे चुनाव भविष्य में लड़े या नहीं लड़े, इसमें अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मेरी जहाँ तक बात है तो पार्टी निर्णय लेगी, और जब पार्टी निर्णय लेगी तो हम सब में जिसको भी फाइनल करेगी, हम सब उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। तो इस समय हमारे बीच थे अजय सक्सेना जी, जो समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, और भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में आपने जो कदम रखा है उसके लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की ओर से राजनीतिक यात्रा के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। एक बार जोरदार तालियां। साथियों, जो शुरुआत हुई है समाज सेवा के बातचीत से हुई है, राजनीतिक क्षेत्र से हुई है।